गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम। जुड़ते जाएं जल्दी से, फिर अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, जब तक बच्चे जुड़ेंगे नहीं तब तक क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे अपने। और जिन बच्चों ने क्लास को शेयर कर दिया है वो बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिए। एटलीस्ट जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं उतने बच्चे तो क्लास को लाइक कीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर BTech भी कर रहे हैं, तो उनकी बेसिक की तैयारी के लिए वो ये वीडियोस जो हैं ये देख सकते हैं। अगर उनको बेसिक लेवल अपना तैयार करना है तो आप लोग जो है इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और आज जो है अपने जो ये टेस्ट करने वाले हैं या जो ये प्रैक्टिस अपने करने वाले हैं, ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपने करेंगे। हर क्वेश्चन के आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, तो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से और मज़े से इस टेस्ट को अपने को करना है, ताकि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत अच्छा मैटर आपको मिलेगा आज की क्लास के अंदर। वही PDF जो अपने कंटिन्यू कर रहे हैं 250 क्वेश्चनों की, उसमें आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अपने करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो आप क्लास को थम्स अप कर दीजिए, अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, फिर सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं क्लास के अंदर, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी जुड़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास में। वही क्वेश्चनों की PDF आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे पहले आप, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और फिर आप सब इसका आंसर मुझे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन पर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन A है 8, ऑप्शन B है 13, ऑप्शन C है 18 और ऑप्शन D है 29। जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 8, 13 और 18, 29, इसमें से क्या होगा? जल्दी से आप अपना आंसर देंगे बच्चे। जिन बच्चों ने आंसर दिया है, देखो तांबे की तीसरी कक्षा में बतानी है आपको। जिन बच्चों ने आंसर 18 दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। कैसे हुआ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो, आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तांबा जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो तांबे की अगर अपने बात करें तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है सभी को पता है, वो 29 होता है। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। तो इसका अर्थ ये हो गया कि तांबे में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कितने हैं? 29 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 हैं, तो उनको कैसे बांटा जाएगा? पहली जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्षा में जो है वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो अगर आप इनको जोड़ोगे 2, 8, 10, 18, 28 और 29 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो जाते हैं। तो थर्ड सेल के अंदर, तांबे के अंदर जो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो वो आपके आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो C उत्तर इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से इसका उत्तर देंगे आप लोग। विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इनमें से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? उत्तर देंगे सभी बच्चे। यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन या जर्मेनियम। यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन या जर्मेनियम। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर देंगे और फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज आपको पूरा 10 सेकंड का टाइम मिलने वाला है, जल्दी जल्दी आप अपना आंसर देंगे 10 सेकंड के अंदर। ठीक है। जिन बच्चों ने D आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इसके अलावा सिलिकॉन भी होता है, कार्बन भी होता है, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। यूरेका ये प्रतिरोधी पदार्थ है, एबोनाइट ये जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, और मैग्नीन जो होता है ये भी एक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। तो ये सारे उत्तर गलत है आपके। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोधी पदार्थ है और आपसे पूछा गया है अर्धचालक के बारे में। ये जो होते हैं इनको रजिस्टिव कंडक्टर बोलते हैं। जो यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन है इनको बोला जाता है प्रतिरोधी चालक। इनको क्या कहा जाता है? प्रतिरोधी चालक इनको कहा जाता है। इसलिए ये तो हो नहीं सकते, तो आपके पास क्या होगा? केवल जर्मेनियम होगा, जिसको आप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, उसका आंसर आप सभी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग AC सप्लाई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नियॉन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होगा।
ऑप्शन ए बोलता है बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ओनली वन इलेक्ट्रोड विल ग्लो, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है। बोथ इलेक्ट्रोड विल बी फ्लिकिंग, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं। या फिर ऑप्शन डी बोलता है कि वन इलेक्ट्रोड विल बी ग्लो एंड अनदर विल बी फ्लिंकिंग, एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो सभी बच्चे इसे तीसरे का आंसर देंगे। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो आंसर सभी बच्चे देंगे जल्दी से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आंसर आपको। देखो नियॉन टेस्ट जो होता है आपको ध्यान रखना है। नियॉन जो पोलैरिटी इंडिकेटर जो होता है उसके अंदर अगर डीसी सप्लाई अगर दी जाए तो केवल एक ही साइड जो है वो ग्लो करेगी आपकी, लेकिन एसी में आपको पता है पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो इसके क्या करते हैं, जलते रहे हैं। इसलिए आप लिखोगे कि बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। 500 वाट के एक लैंप को 5 घंटे तक जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को ज्ञात करना है। जल्दी से आप लोग बताएं। ए ऑप्शन बोलता है 0.5 यूनिट खपत होगी, बी ऑप्शन बोलता है 1 यूनिट खपत होगी, और सी ऑप्शन बोलता है 1.5 यूनिट खपत होगी, और डी बोलता है 2.5 यूनिट खपत होगी। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। सभी बच्चे उत्तर देंगे इसका। वेरी गुड। जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं वो बच्चे वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, और जो प्रयास नहीं कर रहे मतलब वो बस ऐसे ही घर बैठे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग जो है अपने आंसर को देते रहें, चाहे सही आंसर हो चाहे गलत, आप एक बार प्रयास ज़रूर करें। प्रयास से ही आप जो है वो सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो जल्दी से आप प्रयास करके अपना आंसर दें। टाइम हो चुका है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। देखो इसका आंसर तो आपके पास में क्या आएगा, उससे पहले अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता है यूनिट का मतलब होता है KWH। यूनिट का मतलब होता है KWH। KWH का फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, वाट इंटू घंटा बटे हज़ार। ये फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, वाट इंटू घंटा बटे हज़ार। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो आप इसको कैसे क्लियर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वाट इंटू घंटा बटे हज़ार के फॉर्मूलों का आप यूज़ करोगे कैसे। देखो आपके पास कितने वाट का लैंप है, तो आप सभी को पता है 500 वाट का आपके पास लैंप है। कितने घंटे के लिए काम कर रहा है, 5 घंटे के लिए काम कर रहा है। बटे में कितना आ जाएगा, 1000। तो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 दूना 10, और इस 2 से ये कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2.5। यानी डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 2.5 यूनिट खपत कर देगा ये लैंप आपका, जब 5 घंटे तक ये लगातार जलता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही क्या हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट 250 वोल्ट। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। 31.25 ओम होगा, या फिर 62.50 ओम होगा, या फिर 312.50 ओम होगा, या 625 होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें सभी। क्या आंसर इसका आता है, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या सही है। आप लोग अपना आंसर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें सारे बच्चे। तो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया जाएगा, और कैसे होगा ये भी बता दिया जाएगा। उससे पहले आप लोग अपना आंसर देंगे सारे। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो सॉल्यूशन करने में वक्त लग जाएगा। चलो भाई स्टूडेंट्स, वेरी गुड। जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा। अब चलो अपने करके देखते हैं इसको कि क्या इसका पॉसिबल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है R बराबर वी स्क्वायर बटे में P। वैसे तो ये फॉर्मूला P बराबर वी स्क्वायर बटे R होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर R को ले गया और इधर मैंने क्या कर दिया है, P कर दिया है। तो आपके पास V कितना है, कितने वोल्ट के लिए यूज़ कर रहे हो आप इसको लिए, 250 वोल्ट इंटू 250 वोल्ट बटे में कितने वाट का लैंप है, 100 वाट का। ठीक है, तो आपके पास में 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, इधर से 1 कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा आपके पास 625। यानी आपका जो आंसर आता है वो 625 ओम आएगा। कितना आएगा, 625 ओम। तो ये जो वाट का, ये जो आपका लैंप है इसकी रेटिंग कितनी होगी, 625 ओम जो है इसकी रेटिंग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 5 नंबर का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज
और वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होगा। कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टता पातों के योग के बराबर होगा? ऑप्शन ए बोलता है ओम का नियम, ऑप्शन बी कहता है प्रतिरोध का नियम, ऑप्शन सी कहता है किरचॉफ का नियम और ऑप्शन डी कहता है का दूसरा नियम, सी में पहला नियम। तो जल्दी से आप लोग जो हैं इसका आंसर दें। क्वेश्चन ए बी सी में से क्या उत्तर आपका सही होगा? सभी स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर देंगे मुझे। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका आंसर गलत है, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका आंसर गलत है। जिन बच्चों ने आंसर सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। और सही आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, सही आंसर इसका डी होगा। डी उत्तर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जो किरचॉफ का केवीएल लॉ होता है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज जो नियम होता है उसी को द्वितीय नियम भी कहते हैं, उसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, केवीएल को। तो ये जो पूछ रहा है ये केवीएल के लिए पूछ रहा है कि केवीएल जो नियम होता है उसी के अंदर ये होगा कि वोल्टता पातों और वोल्टेज का जो योग है वो 0 के बराबर होता है। तो कैसे? इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो भी आप देख सकते हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका कैसे आएगा? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है E माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किरचॉफ के नियम का। तो यहाँ पर आपका डी उत्तर सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके लिए डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैम्प आर रेटेड एज 200 वाट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज़। 2 लैंप हैं आपके पास जो कि 200 वाट 240 वोल्ट के हैं। दोनों लैंप जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो कुल शक्ति आपको ज्ञात करनी है, उनके द्वारा कितनी खपत की जाएगी। तो उनके द्वारा खपत कुल शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है जब 2 लैंप आपके पास सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, 2 लैंप हैं, दोनों 240 वोल्ट के हैं और ये जो लैंप है ये 240 वोल्ट आपूर्ति के साथ ही सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर आप इसको कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो अपने यहाँ पर एक पावर रेटिंग की क्लास जो मैंने अपलोडेड की है वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि सीरीज़ में कुल पावर कैसे निकाली जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर इस क्लास के अंदर इस पॉइंट पर कि पावर जो है वो सीरीज में जुड़ती नहीं है या श्रेणी में जुड़ती है, वो बाद की बात है। लेकिन सीरीज में आपको कुल पावर कैसे निकालनी होती है, अगर 2 इंडिविजुअल अगर आपको वाटेज या इंडिविजुअल आपको कोई सर्किट में कोई कंपोनेंट दिया हुआ है तो आपको पावर निकालने का फॉर्मूला याद रखना है। 2 अगर आपको दिया है तो टोटल P निकालने के लिए आपको करना है P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2। इस फॉर्मूले से आपके पास में टोटल पावर आ जाएगी सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए नहीं कर रहे अपने, सीरीज के लिए। पैरेलल तो सीधा आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि आपका जो टोटल वोल्टेज होता है वो दोनों लैंपों में बट जाता है, इसलिए पावर लॉस कम होता है। तो उसके लिए आंसर कितना आएगा? तो आंसर के लिए अपने देख लेते हैं। दोनों लैंप आपके पास कितने वाटेज के हैं? 200 वाट के। तो 200 इंटू 200 अपॉन में 200 प्लस 200। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट अपने करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 200 इंटू 200 रख लेते हैं, नीचे 400 मैं एडिशन कर देता हूँ, नीचे कंप्लीट एडिशन कर देता हूँ। यहाँ देखो ये तो 200 आ जाएगा, ऊपर यहाँ आ जाएगा 400, दोनों को जोड़ दिया मैंने। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट और इससे आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 100 वाट। टोटल पावर जो लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 वाट हो जाएगा जब लैंप्स आपके किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली करा दिया जाएगा। इसकी एक और क्लास अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आपको पावर जो है वो कैसे निकाली जाती है सीरीज और पैरेलल में, वो सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आपका आया इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 100 वाट आंसर हो जाएगा जब 2 लैंप आपके जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताना है। समांतर में जुड़े प्रतिरोधों के लिए कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताना है। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना आंसर दिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। डी ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। डी ऑप्शन
तो अभी डी ऑप्शन आपके सामने है। अब आप अपना आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका सही आंसर क्या होगा। डी आपके सामने है और इसका सही आंसर आपको देना है कि भी पैरेलल के अंदर जो आपकी रेजिस्टेंस होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो ए और बी और सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा, सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सीरीज़ में आपका मेन फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ इसने इसको उल्टा कर दिया है। आर टोटल निकालने के लिए 1 में आप इस टोटल का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप सही आ जाएगी। तो डी उत्तर इसका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो स्टूडेंट 9 नंबर का आंसर देंगे आप सारे अभी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस द R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। R2 प्रतिरोध जो है वो खुला हुआ है तो उस पर आपको ओम मीटर का पाठ्यांक बताना है। खुला होने का मतलब ये होता है कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस आप वैल्यू ज्ञात कर रहे हो, और ओपन सर्किट जो होता है किसी रेजिस्टेंस का तो उस समय आपका रेजिस्टेंस जो है वो ओम मीटर के द्वारा क्या शो किया जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं, शून्य पाठ्यांक पर संकेत होगा, या अनंत पाठ्यांक पर संकेत होगा, या परिपथ का कुल प्रतिरोध मापन होगा, या R1 R2 R1 और R3 प्रतिरोध के योग का मान होगा। तो आपका जो ओम मीटर है उसको आपने रेजिस्टेंस में लगा रखा है। इस जहाँ पर चित्र में आपको शो कर रखा है कि यहाँ आपने ओम मीटर लगाया हुआ है, ये ओम मीटर आपको शो किया हुआ है। तो आपको बताना है ये ओम मीटर क्या शो करेगा, रीडिंग आपको क्या शो करेगा, इनफाइनाइट करेगा या शून्य करेगा, या परिपथ का कुल रेजिस्टेंस आपको बताएगा, या फिर आपका ये जो ओम मीटर है ये आपको जो है R1 R2 का कुल मान बताएगा। देखो स्टूडेंट्स सभी को पता है, अगर यहाँ आपका सही आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ सही आंसर आपका बी होगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आपका ये ओम मीटर दिखाएगा, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, देखो उसका रीज़न ये है कि यहाँ से आपका सर्किट ओपन है अभी। अगर ये क्लोज सर्किट होता तब तो ओम मीटर दोनों रेजिस्टेंस आपको बता देता जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ आपकी कोई सप्लाई नहीं है अभी भी, तो इसलिए सप्लाई न होने के कारण ये जो आपका ओम मीटर है ये आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि आप एक ओपन सर्किट की जांच कर रहे हो। बट जबकि इन्होंने क्वेश्चन में लिखा भी है ओपन है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सही उत्तर जो है वो इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। 8 शायद करवा दिया है मैंने, हाँ 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10 नंबर। तो 10 नंबर का क्वेश्चन अब आप आंसर देंगे। देखो 10 नंबर आपके सामने है। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। अगर व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है दुगुना तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 4 गुना तक कम हो जाएगा, ऑप्शन डी है आधा तक कम हो जाएगा, और ऑप्शन डी है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल्दी से सभी बच्चे अपना उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, अपना आंसर कमेंट में दें। 10 सेकंड आपके होने वाले हैं, जल्दी से अपना आंसर दें सभी बच्चे, और आपका टाइम समाप्त होता है अब। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं मैंने देख लिए, ए दिए हैं तो बी दिए हैं तो सी दिए हैं। तो सही उत्तर देखना, आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप एरिया को 2 गुना तक बढ़ा देते हो तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो आधा तक कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, आधा। तो सही उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। अगर एरिया को आप 2 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस आपका देखो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो स्टूडेंट्स पूछ रहा है प्रतिरोध का नाम बताओ क्या है। धातु फिल्म प्रतिरोध है, या वायर बाउंड प्रतिरोध है, या कार्बन फिल्म प्रतिरोध है, या कार्बन मिश्रित प्रतिरोध है। जल्दी से आप इसका आंसर बता दो कि ये रेजिस्टेंस कौन सा है, वायर बाउंड है, या फिर धातु फिल्म प्रतिरोध है, या कार्बन फिल्म प्रतिरोध है, या कार्बन मिश्रित प्रतिरोध है। मिश्रित का मतलब था कंपोजिशन रेजिस्टेंस, जिस पर कलर बैंड बने होते हैं। तो आपका टाइम जो है वो समाप्त होता है अब। चलो, जिन बच्चों ने आंसर दिया है डी, जिन बच्चों ने आंसर दिया है डी, उनका आंसर है गलत, क्योंकि ये कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस नहीं है। जिनने ए उत्तर दिया है वो भी गलत। जिन बच्चों ने उत्तर दिया है बी, उनका
उत्तर बिल्कुल सही है। ये रेजिस्टेंस है वायर वाउंड। कौन सा रेजिस्टेंस है? वायर वाउंड तार कुंडलित प्रकार का ये प्रतिरोध है जो कि यूरेका के तार को लपेट कर बनाया जाता है। तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस है ये, जो चित्र 11 में आपको शो किया गया है, ये वाला चित्र। तो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अभी अपने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको बोला है कि रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। रंगकूट विधि यानी कि आपको कलर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, जिसमें पहला रंग आपके पास है रेड, दूसरा है ब्लू, तीसरा है ऑरेंज और चौथा है सिल्वर। रंग मैं आपको बोल के बता देता हूँ। पहला है रेड, दूसरा है आपके पास में ब्लू, तीसरा है आपके पास में ऑरेंज और फिर आपके पास में है सिल्वर। तो इसका सही उत्तर का चयन करके मुझे बताएं सभी बच्चे कि इस कलर कोडिंग के अनुसार इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। देखो रेड, उसके बाद में है ब्लू, उसके बाद में है ऑरेंज और उसके बाद में है सिल्वर। तो अपने देखते हैं क्वेश्चन में सही उत्तर क्या आएगा इसका। तो देखो सभी बच्चों को पता है रेड जो आता है वो प्रथम अंक है, इसलिए 2 नंबर पर आता है, प्रथम अंक है। फिर ब्लू यानी कि ये द्वितीय अंक है, तो ये कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है कलर कोडिंग टेबल के अंदर। कलर कोडिंग टेबल जो है वो आपको नोट्स में पढ़ाई भी हुई है मैंने, पीछे एक लेक्चर है उसके अंदर पूरी कलर कोडिंग टेबल बनाई गई है। और 4 बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन होगा। ऑरेंज जो आता है वो 3 नंबर पर आता है। देखो आपने एक पढ़ा भी होगा बी रॉय, BROY। बी का मतलब होता है ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज। 0 1 2 3, बी 0 पर है, फिर 1 2 3, तो ऑरेंज 3 नंबर पर आता है। तो 3 का गुणांक होगा 10 की घात 3। और ऐसा सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि कौन सा है? बी ऑप्शन, यानी 26 गुणा 10 की घात 3 ओम आएगा। यहाँ वाट नहीं आएगा, ये गलती से वाट यहाँ प्रिंट हुआ है, ये ओम आएगा, तो इसलिए ओम इसका आंसर हो जाएगा। सिल्वर जो होता है उसकी सहनशीलता ±10% होती है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ऑप्शन पहला कहता है कि वोल्टता जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती है। दूसरा बोलता है कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको बताना है जल्दी से कि जो आपका ओम मीटर होता है उसका स्केल या उसको अरेखिक क्यों संयोजित किया जाता है, उसका स्केल अरेखिक क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखो अरेखिक का मतलब कारण देखो क्या होता है, सभी को पता है। रेखिक स्केल जब होता है, जब भी किसी रेखिक स्केल की बात की जाती है, उसका कारण होता है कि संबंध जो होगा, दो राशियों के बीच जो संबंध होगा वो समानुपाती का संबंध होगा। अगर संबंध समानुपाती का नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो आपका स्केल रेखिक कभी नहीं बनेगा। यानी अगर आप लोग डायरेक्टली समानुपाती रखेंगे, स्क्वायर का समानुपात भी नहीं होगा, तब तो आपका स्केल जो है वो आपका लीनियर स्केल होगा, अन्यथा आपका स्केल नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो आप सभी को पता है रेजिस्टेंस जो होता है आर, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आई के। इसका अर्थ ये हो गया कि आप अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम। तो करंट कम होगा तो आपने देखा होगा इसका ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। रेजिस्टेंस और करंट के बीच आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, यानी कि घटता हुआ। तो ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को आप ये नहीं कह सकते कि लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ तो ये होता है ऐसा, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब V समानुपाती I होता है। देखो वोल्टेज धारा के सीधा समानुपात है, इसलिए आपको लीनियर ग्राफ मिलता है। और अब आपका स्केल जो है वो कैसा मिलेगा? आपको लीनियर स्केल मिलेगा। लेकिन ओम मीटर में ऐसा नहीं होता। ओम मीटर जो है उसमें क्या होगा, करंट जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी धारा प्रतिरोध की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बी। यानी कि ओम मीटर में धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए जो ओम मीटर होता है उसका स्केल जो है वो कैसा होता है? नॉन लीनियर स्केल होता है। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपका ओम मीटर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 13 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में
व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए यदि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए यदि भुजा PAB का मान जो है वो 500 ओम है, PBC का मान 300 ओम है और PS जो आपके पास में SA0 है उसका मान 15 ओम है। तो जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर बताएंगे मुझे कि आपके पास में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। सभी बच्चे अपना क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर देंगे जल्दी से मुझे। आपके पास टोटल जो आपके पास टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता हूँ इसको करने के लिए। तो सभी बच्चे आंसर दें। ABCD में से आपकी जो अज्ञात प्रतिरोध का मान है वो कितना होगा, ओम मीटर विधि के द्वारा आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे 13 नंबर क्वेश्चन का। और 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 9 ओम होगा। जिन बच्चों ने 9 किया वो बिल्कुल सही है। कैसे होगा वो बता देता हूँ आपको। देखो आपके पास फॉर्मूला होता है P/Q = R/S, सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है ओम के। अभी देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि जो भुजा है ये भुजा इसके बटे में आएगी और ये भुजा जो है वो इसके बटे में आ जाएगी। तो इसको मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया और इसको मान लिया S। ठीक है। तो देखो आप लोगों को जो है वो 3 चीज़ों की वैल्यू दे रखी है। जैसे कि मैंने माना है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 चीज़ों की वैल्यू जो है वो दे रखी है। किस किस की दे रखी है, P, Q, R और S है। इसमें से आपको S की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। और आपको दे किसकी वैल्यू रखी है, R की, P की और Q की। कैसे कैसे वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मान लो देखो स्टूडेंट, आपने इसको P माना है, इसको Q माना है, इसको R माना है और इसको S माना है। ठीक है, यानी इसको S माना है। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, देखो P/Q, P का मान Q P जो वैल्यू है वो AB है, AB भुजा है। तो PAB का जो है वो 500 है, बटे में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, देखो बराबर में आ जाएगा 15 बटे में S का मान आपको ज्ञात करना है, ये 15 है। ठीक है, तो S की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जो S है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये 15 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 × 300 भाग 500 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 9 ओम आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर जो है इस क्वेश्चन के लिए वो 9 ओम होने वाला है। जिन बच्चों ने 9 उत्तर किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15। तो आज की PDF में अपने जो है वो 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो शो हो जाएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़े और इसका उत्तर दो सारे बच्चे। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, यानी कौन सा पदार्थ है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। जल्दी से बताएंगे, माइका होता है, यूरेका होता है, कॉपर होता है या मैग्नीन होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ PTC, NTC और JTC में से जो है वो NTC होता है। इनमें से बताना है जल्दी से। A उत्तर, B उत्तर और C में से जो सही उत्तर है उसके लिए आपको चयन करना है कि कौन से पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो ऋणात्मक होता है। जल्दी से भी बच्चे आंसर देंगे। तो जिन बच्चों का आंसर है, देखो मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। अबरक कुचालक है इसलिए NTC होता है, यूरेका प्योर रेजिस्टेंस है इसलिए JTC होता है, तांबा कंडक्टर है इसलिए क्या होता है PTC, और मैग्नीन जो होता है ये भी रेजिस्टेंस है तो ZTC। ZTC वो होते हैं जिनका प्रतिरोध नो चेंज रहेगा, तो इसका प्रतिरोध भी नहीं चेंज होगा और इसका प्रतिरोध भी नहीं चेंज होगा। PTC वो होते हैं जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है। तो अब आपको पूछ रहा है कि तापमान के साथ जिनका प्रतिरोध घटता है उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो वो एक ही पदार्थ है, कौन से, NTC, जिनको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले पदार्थ। ठीक है, तो सही उत्तर आपके सामने है, A उत्तर इसका सही हो जाएगा, माइका जिसको अब्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 16। तो 16 नंबर का आप आंसर देंगे। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन सी है। करंट, वोल्टेज, करंट रेजिस्टेंस एंड पावर, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस या वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। जल्दी से आप बताओ मुझे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे बच्चे। A, B, C और D में से क्या उत्तर आपके अनुसार सही हो सकता है, फिर मैं मेरे अनुसार देखता हूँ क्या सही होगा। तो प्रयास आप सभी को करना है
और आपके प्रयासों को सफल हम बनाएंगे। जल्दी से आप प्रयास करके अपना आंसर दीजिए, सही होगा तो बहुत अच्छा है, गलत होगा तो सही आंसर आपको बता दिया जाएगा। हम इसीलिए बैठे हैं कि आपके जितने भी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाए। अगर कोई भी बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट में वो टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर अपलोड कर देंगे ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट आपके पास में देखो, इसका आंसर अपने पास में अपने देख लेते हैं क्या होगा। ओम का नियम होता है, सभी को पता है, V = I/R, और ओम के नियम में 3 राशियाँ होती है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको एक ही दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन सी, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी है, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, ये नहीं हो सकता। और यहाँ करंट डेंसिटी है, यानी कि धारा की घनत्व बोलते हैं इसको, धारा घनत्व, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर दें सारे बच्चे। समांतर परिपथ में R2 का मान क्या होगा। टोटल आपके पास जो है समांतर क्रम परिपथ है ये, इस रेजिस्टेंस में से आपको R2 का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी से सारे बच्चे जो हैं वो R2 का मान ज्ञात करके बताएंगे कितना होगा। जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे जल्दी से। 2, 4, 6, 8 में से क्या सही आंसर होगा। 2, 4, 6, 8 में से क्या सही आंसर होगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे कि जो आपका R2 दिखाई दे रहा है आपको, इस R2 का प्रतिरोध कितना होगा। जल्दी से आप बताओ बच्चे। थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा दे दिया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल करने में वक्त लगता है। चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं अपने। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखना है करंट को। किसको देखना है? करंट को। क्योंकि आप लोग अगर इंडिविजुअल सभी की अलग अलग करंट निकाल लेते हैं तो आपको R2 में आने वाली धारा का मान पता चल जाएगा, जिससे आप इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। अगर R1 की धारा निकालें तो R1 की धारा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? V/R। I बराबर होता है V/R। तो इसकी धारा जो है वो 3 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। और आप अगर इसकी धारा निकालेंगे R3 की, तो R3 की धारा कितनी आ जाएगी? V/R, V/3, तो ये आ जाएगी कितनी? 3 8 24, तो ये 8 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ कितनी आएगी? 8 एम्पियर। 15 में से 3 एम्पियर इधर चलेगी, 8 एम्पियर इधर चलेगी, तो इधर कितनी आएगी? देखो तो इधर चली जाएगी अपने पास में 4 एम्पियर। कितनी आ जाएगी? 4 एम्पियर धारा। तो आपके सामने धारा है, आपके सामने वोल्टेज है, रेजिस्टेंस आ जाएगा R = V/I। V कितनी है आपके पास में? 24, और आपके पास I कितना आया? 4। जब आप इसको काटेंगे तो 6 ओम आपका आंसर आ जाएगा सही। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर जो है वो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। तो सही उत्तर आपका 6 ओम हो गया क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे सारे बच्चे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। करंट विल बी रिमेन सेम, धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, या खुली शाखा में वोल्टतापात बढ़ जाएगा। तो सभी बच्चे अपना उत्तर दें, A, B, C, D में से क्या सही होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड का आपके पास समय है और 10 सेकंड में सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। आज आपको पूरा टाइम मिल रहा है, देखो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो कम हो पा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं, तो इसलिए आपके आज जो है वो 20 क्वेश्चन ही होना पॉसिबल हैं। तो जल्दी से आप बच्चे अपने आंसर देंगे। तो देखो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, देखो आपको पता है जब कोई शाखा ओपन हो जाती है पैरेलल के अंदर तो उस शाखा में करंट नहीं बहेगी, और अगर सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस ओपन हो जाता है तो पूरी शाखा या पूरे सर्किट में ही करंट नहीं बहेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास में 19। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता की यूनिट आपको बतानी है क्या होती है। तो जल्दी सभी बच्चे आपके आंसर देंगे, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या। जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है। तो प्रतिरोधकता की यूनिट आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे। वेरी गुड स्टूडेंट, जो प्रतिरोधकता का सही आंसर देगा मैं मान लेता हूँ वो बच्चा वास्तव में थ्योरी को पढ़ रहा है, अन्यथा बच्चे जो हैं वो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं जो पढ़ नहीं रहे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही आंसर क्या होगा। देखो स्टूडेंट, सही आंसर होगा आपका ओम × मीटर। देखो मैं सही बोल रहा हूँ लेकिन आप थोड़ा सा समझें, सब्र रखें, आपको सही उत्तर की प्राप्ति जरूर होगी। देखो ओम × मीटर इसका सही आंसर है, लेकिन आपके पास यहाँ ओम × मीटर नहीं है,
है, बिल्कुल है, चलो ठीक है, वेरी गुड, मैंने देखा नहीं है, बिल्कुल है, ओम इंटू मीटर है। कई बार क्या होता है कि आपको ओम इंटू सेंटीमीटर भी दिया जाता है जो सीजीएस पद्धति में होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर। मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा, तो सही उत्तर आपका ओम इंटू मीटर है। बाकी तो हो ही नहीं सकता, ये जो बाकी प्रति वाले हैं ये तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही उत्तर पॉसिबल है, ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये उत्तर जो है 19वां इसका आपका सही हो जाएगा। क्या 19 नंबर क्वेश्चन जो है उसका उत्तर हो जाएगा जो सी है वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का जो है वो अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 21 से अपने कल शुरू करेंगे वापस। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन के लिए किस प्रकार के रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर देंगे। वेरिएस्टर होता है या सेनिस्टर होता है या थर्मिस्टर होता है या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनके अंदर जो आर्क जो होता है उसकी क्वेंचिंग प्रोटेक्शन के लिए कौन सा जो है रेजिस्टेंस आपका यूज किया जाता है। जल्दी से बताओ, आर्क के शमन के लिए। तो क्वेश्चन बी जो 20 जो है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसका सही उत्तर हो जाएगा वेरिएस्टर। वेरिएस्टर या इसको जो है वो बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसी को बोला जाता है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो आपको जो है आई होप आप आज वाली वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज वाली क्लास जो है उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिला है, इसलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो कम अपनों ने करे हैं। तो कल से अपने जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। तो क्लास जो है उसको आप लोग शेयर कर दीजिए ख़त्म होने के बाद में, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करिए क्लास को, ताकि हमारा हौसला जो है वो ऐसे ही बढ़े रहे और हम आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो जो है वो लेकर आएँ, या रोज़ाना की लाइव क्लास जो है आपके लिए प्रोवाइड कराएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।